जो सुनने में तो बहुत आम लगेगी, बिल्कुल। लेकिन इसका अंत हमें साइबर धोखाधड़ी की एक ऐसी दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम सोचते हैं कि ये मतलब हमेशा दूसरों के साथ होता है, हमारे साथ नहीं। एग्जैक्टली और यही तो सबसे बड़ा धोखा है। हाँ, हम सब सोचते हैं मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं कैसे फंस सकती हूँ। सही बात है। आज की कहानी एक परिवार की है, दो छोटे बच्चों की एक छोटी सी ख्वाहिश की है और एक ऑनलाइन ऑर्डर की है जो लगभग एक बड़ी तबाही में बदल गया। तो आज हमारा मिशन इस कहानी को परत दर परत खोलना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये धोखेबाज हमारे दिमाग के साथ खेलते कैसे हैं और वो कौन से ठोस प्रैक्टिकल कदम हैं जो हर स्मार्टफोन यूजर को उठाने चाहिए ताकि वो अगला शिकार न बने। बिल्कुल। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माहौल है बाल दिवस का। और घर में दो बच्चे हैं, रानू और सानू। दोनों बहुत उत्साहित हैं कि उन्हें नए कपड़े मिलेंगे। हाँ, और आजकल की तरह पिता ने फौरन फोन निकाला और एक पॉपुलर शॉपिंग ऐप पर कपड़े ऑर्डर कर दिए। सब कुछ ठीक था, पेमेंट हो गई। लेकिन असली कहानी पेमेंट के बाद शुरू हुई। हाँ, जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हुआ उन्होंने डिलीवरी की तारीख देखी और वो बाल दिवस के 2 दिन बाद की थी। ओहो! और बस बच्चों का सारा उत्साह खत्म, घर में मायूसी छा गई। ये बहुत ही आम बात है, हम सबके साथ होता है। अब कोई भी पिता अपने बच्चों को निराश तो नहीं देखना चाहेगा, तो उन्होंने तुरंत वही किया जो कोई भी करेगा। ऑर्डर कैंसिल कर दिया। हाँ, उन्होंने सोचा कि पैसा वापस बैंक अकाउंट में आ जाएगा और वो किसी और दुकान से जाकर कपड़े खरीद लेंगे। लेकिन यही पहला पेंच फंसा। पैसा बैंक में नहीं आया वो गया उसी शॉपिंग ऐप के वॉलेट में। और ऐप की पॉलिसी साफ थी, ये पैसा आप सिर्फ हमारी ऐप पर ही दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, बैंक में वापस नहीं जाएगा। अब यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये कंपनियां ऐसी पॉलिसी बनाती ही क्यों है? क्या ये ग्राहकों को अपने प्लेटफॉर्म पर बांधे रखने का एक तरीका नहीं है? मतलब ये थोड़ा अनफेयर सा लगता है। आपका सवाल बहुत वाजिब है। इसके 2 पहलू हैं। बिजनेस के नजरिए से देखें तो हाँ, ये ग्राहक को अपने इकोसिस्टम में बनाए रखने की एक रणनीति है कि आप उनका प्लेटफॉर्म न छोड़ें। एग्जैक्टली। लेकिन इसका एक सुरक्षा पहलू की है। जब पैसा एक बंद सिस्टम जैसे ऐप वॉलेट के अंदर रहता है तो लेन देन ज्यादा सुरक्षित और ट्रैक करने में आसान होता है। अच्छा। जैसे ही पैसा सिस्टम से बाहर यानी बैंक में जाता है, कई और सिक्योरिटी लेयर्स और जोखिम शामिल हो जाते हैं। मतलब ये कि जो चीज सुरक्षा के लिए बनाई गई थी वही उस पिता के लिए परेशानी का सबब बन गई, क्योंकि वो तो बस अपने पैसे वापस चाहते थे। बिल्कुल। और यहीं से धोखेबाजों का खेल शुरू होता है। जब कोई इंसान निराश होता है, नियमों से बंधा हुआ महसूस करता है और उसे जल्दी समाधान चाहिए होता है। हाँ, तो वो शॉर्टकट ढूंढता है। वो स्थापित प्रक्रिया से बाहर निकलने की कोशिश करता है और बस उसी पल वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। और पिता ने वही किया। वो ऐप की पॉलिसी से नाराज थे। उन्होंने गूगल खोला और उस कंपनी का कस्टमर केयर नंबर सर्च किया। जो पहला नंबर दिखा उसी पे कॉल लगा दिया। यह हम सबकी आदत है। गूगल पर जो सबसे ऊपर दिखे हम उसी सच मान लेते हैं। पर सोचने वाली बात है कि स्कैमर्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मतलब एसईओ का इस्तेमाल करके अपने नकली नंबरों को असली कंपनी के नंबर से भी ऊपर रैंक करवा सकते हैं। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया था कि गूगल पर मिला नंबर नकली कैसे हो सकता है। खैर, उन्होंने फोन किया और दूसरी तरफ से एक आदमी ने बड़े भरोसे के साथ कहा, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में वापस करवा दूंगा। और ये है पहला बड़ा खतरे का संकेत, रेड फ्लैग नंबर 1। जैसे ही कोई आपको कंपनी की बताई हुई प्रक्रिया से हटकर स्पेशल मदद देने का वादा करे, समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। वो आपको उस सुरक्षित किले से बाहर निकाल रहा है जिसकी दीवारें कंपनी ने आपके लिए बनाई थी। उस व्यक्ति ने कहा, मैं ये कॉल काट रहा हूं और आपको व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करता हूं। कुछ ही देर में व्हाट्सएप पर कॉल आया और उसने पिता को अपनी स्क्रीन शेयर करने के लिए कहा। और ये है रेड फ्लैग नंबर 2। ये एक क्लासिक घोटाला तकनीक है। इसके पीछे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी है। वो आपको फोन कॉल जैसे एक औपचारिक माहौल से निकालकर व्हाट्सएप जैसे अनौपचारिक प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं। वहां हम दोस्तों और परिवार से बात करते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा कम सतर्क होता है। बिल्कुल। फिर स्क्रीन शेयर की बात आती है। ये आपको कंट्रोल में होने का भ्रम देता है कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, जबकि असल में आप अपनी डिजिटल तिजोरी की चाबियां उन्हें सौंप रहे होते हैं। वो आपके फोन पर होने वाली हर चीज देख सकता है। हर चीज मतलब मेरे मैसेज, मेरे कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ। सब कुछ। आपका ओटीपी, आपके बैंक का बैलेंस, आपके पासवर्ड जो आप टाइप कर रहे हैं, स्क्रीन पर जो भी दिखेगा वो उसे दिखेगा। इसके बाद धोखेबाज ने जो तर्क दिया वो सुनकर तो कोई भी चौंक जाए। हाँ, उसने कहा, सर हमारा सिस्टम रिफंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। आप एक काम कीजिए, मैं आपको एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ। ओके।
आपके खाते में अभी जितना भी बैलेंस है वो सारा का सारा इस अकाउंट नंबर पर ट्रांसफर कर दीजिए। जैसे ही वो पैसा हमारे पास आएगा, हम उसमें आपका रिफंड वाला अमाउंट जोड़कर पूरा पैसा एक साथ आपके खाते में वापस भेज देंगे। ये सुनने में कितना बेतुका लगता है ना, कि अपने पैसे वापस पाने के लिए पहले अपने सारे पैसे किसी और को भेज दो। लेकिन जब कोई इंसान तनाव में होता है, उसे लगता है कि वो किसी अथॉरिटी से बात कर रहा है और उसे जल्दी से अपनी समस्या का हल चाहिए, तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। हाँ, धोखेबाज इसी मनोवैज्ञानिक दबाव का फायदा उठाते हैं। वो आपको सोचने का वक्त ही नहीं देते। और पिता लगभग उनकी बातों में आ चुके थे। उन्होंने स्क्रीन शेयर कर रखी थी, यूपीआई ऐप खोल लिया था, अमाउंट डाल दिया था और बस अपनी यूपीआई पिन डालने ही वाले थे। और सोचिए, उस एक पिन के दबते ही सब खत्म हो जाता, बैंक अकाउंट जीरो। तभी कमरे में बैठी माँ, जो अब तक ये सब चुपचाप सुन रही थीं, उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने तुरंत पिता को टोका। ये क्या कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है पैसे वापस करने का? फोन काटो अभी। सोचिए उस एक पल की कीमत। अगर वो माँ उस कमरे में ना होती या अपने काम में लगी रहती और ध्यान ना देती, तो कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाता। ये सिर्फ जागरूकता नहीं, बल्कि हमारे आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान देने की भी बात है। कभी कभी एक बाहरी नज़र, एक दूसरी आवाज हमें उस खतरे को देखने में मदद करती है जिसे हम तनाव में अनदेखा कर जाते हैं। पिता ने तुरंत कॉल काट दी, लेकिन वो आदमी बार बार कॉल करता रहा। तब उन्हें एहसास हुआ कि वो बाल बाल बचे हैं। उन्होंने फौरन पुलिस को फोन किया। पुलिस कुछ ही देर में उनके घर पहुंच गई। और अच्छी बात ये थी कि उनके साथ साइबर क्राइम जागरूकता विभाग के एक अधिकारी भी थे। और उस अधिकारी ने जो बातें उस परिवार को समझाई, वो सिर्फ सलाह नहीं है, वो आज की डिजिटल दुनिया में जीने के नियम हैं। हर किसी को ये बातें पता होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने एक एक करके कई चीजें बताई। सबसे पहली बात उन्होंने पूछी, सोचिए अगर आपका फोन खो जाता या कोई छीन लेता तो आप क्या करते? ज्यादातर लोग कहेंगे कि पुलिस में रिपोर्ट करते या फिर अपने फोन को ट्रैक करने की कोशिश करते। हाँ। लेकिन अधिकारी ने कहा, ये सब बाद में। सबसे पहला काम जो आपको 5 मिनट के अंदर करना है, वो है किसी और के फोन से अपने नेटवर्क के कस्टमर केयर को कॉल करके अपना सिम कार्ड तुरंत ब्लॉक करवाना। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपका सिम कार्ड सिर्फ एक नंबर नहीं है, वो आपके बैंक अकाउंट, आपके ईमेल ऐप के आधार कार्ड, आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की चाबी है। बाप रे। अगर चोर के हाथ आपका फोन और आपका सिम दोनों लग गए, तो वो फॉरगॉट पासवर्ड करके ओटीपी के जरिए आपकी पूरी डिजिटल पहचान को हाईजैक कर सकता है। वो आपके बैंक से पैसे निकाल सकता है, आपके नाम पर लोन ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। कुछ भी, बाकी सब बाद में, पहले सिम लॉक। ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हम हमेशा फोन की कीमत के बारे में सोचते हैं, सिम की नहीं, जबकि असली खजाना उस छोटी सी चिप में है। बिल्कुल। फिर उन्होंने दूसरी बात समझाई जो ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ी थी। अच्छा। उन्होंने कहा, जब भी ऑनलाइन पेमेंट करें, हमेशा अपने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करें। कभी भी पब्लिक वाईफाई जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या कैफे के फ्री वाईफाई पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना करें। इसके पीछे का तकनीकी कारण भी बहुत दिलचस्प है। पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अक्सर सुरक्षित नहीं होते। हैकर्स मैन इन द मिडल अटैक नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आसान भाषा में समझाइए। आसान भाषा में वो आपके फोन और वेबसाइट के बीच में बैठकर आपकी सारी जानकारी पढ़ सकते हैं, जैसे आपका पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। आपका अपना मोबाइल डेटा एक प्राइवेट और ज्यादा सुरक्षित कनेक्शन होता है। तो मतलब वो मुफ्त का वाईफाई असल में बहुत महंगा पड़ सकता है। बहुत ज्यादा। अच्छा, फिर उन्होंने अनजान लिंक और मैसेज के बारे में बताया। ये तो हम सब सुनते हैं कि अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। हाँ, पर ये हमले अब बहुत चालाक हो गए हैं। पहले तो स्पेलिंग की गलतियों या खराब डिजाइन से पता चल जाता था कि लिंक नकली है, पर अब एआई की मदद से ये इतने असली लगते हैं कि पहचानना मुश्किल है। बिल्कुल। वो अक्सर अर्जेंसी का एहसास कराते हैं। आपका बिजली का बिल बाकी है, अभी भरें वरना कनेक्शन कट जाएगा, या आपने लॉटरी जीती है, ताकि आप सोचने से पहले क्लिक कर दें। हाँ, इसे फिशिंग कहते हैं। नियम सीधा है, अगर आपने किसी लिंक की उम्मीद नहीं की थी तो उस पर क्लिक ना करें, चाहे वो आपके दोस्त ने ही क्यों ना भेजा हो। और फोन की अपनी सुरक्षा, मतलब फोन लॉक वगैरह। उन्होंने बहुत अच्छी तुलना की। उन्होंने कहा, अपने फोन को अपना बटवा समझिए। अच्छा। क्या आप अपना बटवा खुला छोड़कर कहीं भी रख देते हैं? नहीं ना? तो फिर अपना फोन बिना लॉक के क्यों छोड़ते हैं, खासकर जब वो आपके बैंक से जुड़ा हो? ये बात तो मैंने कभी ऐसी सोची ही नहीं थी। हमारा बटवा तो हमारी जेब में होता है, लेकिन फोन तो हम कहीं भी रख देते हैं। ये वाकई एक डिजिटल बटवा है। उन्होंने सिम कार्ड के बारे में एक और बात बताई जो मुझे बड़ी अजीब लगी। क्या? उन्होंने कहा कि जब हम सिम बदलते हैं तो पुराने सिम को बस फेंक देते हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कभी ना करें। उस छोटे से चिप में आपकी बहुत सारी निजी जानकारी हो सकती है। तो क्या करें?
पुराने सिम को हमेशा अपने हाथों से तोड़कर या काटकर नष्ट करें। ये एक ऐसी बात है जिस पर शायद ही कोई ध्यान देता हो। हमें लगता है कि सिम डीएक्टिवेट हो गया तो बेकार है। लेकिन उसमें से डेटा रिकवर करने के तरीके मौजूद हो सकते हैं। ये छोटी छोटी आदतें ही हमें बड़े खतरों से बचाती हैं। और आखिरी बात थी ऐप्स और सोशल मीडिया के बारे में। उन्होंने कहा जितने का मैप्स उतना कम खतरा। हर ऐप आपसे आपके कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, कैमरा, माइक्रोफोन की परमिशन मांगता है। क्या आपको सच में उन सब ऐप्स की जरूरत है? यही सवाल उन्होंने भी पूछा। और सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी की हर छोटी बड़ी बात पोस्ट करना बंद करें। धोखेबाज आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से आपके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आपके बच्चों के नाम, आपके जन्मदिन की तारीख, आप कहाँ घूमने जाते हैं। फिर वो इस जानकारी का इस्तेमाल आपको भरोसे में लेने के लिए करते हैं। जैसे, सर मैं जानता हूं आप हाल ही में नैनीताल गए थे, और आपको लगता है कि ये कोई जानने वाला है। ये सारे नियम असल में एक डिजिटल कवच बनाने जैसे हैं। अपनी बात को और असरदार बनाने के लिए उस पुलिस अधिकारी ने वहीं बैठे बैठे एक और सच्ची कहानी सुनाई। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर उस परिवार के रोंगटे खड़े हो गए। बताइए। उन्होंने बताया कि एक किसान पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी जमीन बेची थी। उससे उन्हें 11 लाख रुपए मिले। 11 लाख? हाँ, जो उन्होंने अपने बैंक खाते में रखे थे। उनकी जिंदगी भर की कमाई और उनकी बेटी के भविष्य का सपना, सब कुछ उस अकाउंट में था। 11 लाख रुपए एक आम इंसान के लिए ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और शादी से सिर्फ एक हफ्ते पहले उनके पास इसी तरह का एक फर्जी कॉल आया। किसी ने उन्हें बातों में उलझाया, कोई ऐप डाउनलोड करवाया, और कुछ ही मिनटों में उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। 11 लाख रुपए जीरो हो गए। ये सुनकर ही दिल दहल जाता है। उस पिता पर, उस परिवार पर क्या बीती होगी। बिल्कुल। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि साइबर अपराध सिर्फ डेटा या पैसों की चोरी नहीं है। इसके पीछे एक असली मानवीय तबाही होती है। ये लोगों के सपने, उनकी उम्मीदें और उनका भविष्य चुरा लेता है। ये सिर्फ एक डिजिटल अपराध नहीं है, ये एक गहरा भावनात्मक सदमा है। तो अगर हम इस पूरे अनुभव का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? एक तरफ तो कहा गया है कि जागरूकता, सतर्कता और सावधानी ही बचाव है। हाँ, लेकिन इस कहानी में एक और गहरा सबक छिपा है जिस पर स्रोत बहुत जोर देता है, और वो है प्रोटोकॉल का पालन करना। इसे थोड़ा और समझाइए। स्रोत का तर्क ये है कि अगर कहानी की शुरुआत में पिता ने ऐप के नियम को मान लिया होता, मतलब रिफंड को ऐप के वॉलेट में ही रहने दिया होता और उससे कुछ और खरीद लिया होता, हाँ, तो वो कभी उस धोखेबाज के संपर्क में ही नहीं आते। उनकी सारी परेशानी इसलिए शुरू हुई क्योंकि उन्होंने स्थापित नियमों को तोड़ने की कोशिश की। ये एक बहुत ही दिलचस्प और काउंटर इंट्यूटिव बात है। हम अक्सर नियमों को एक बाधा के रूप में देखते हैं। लेकिन यहाँ नियम ही सुरक्षा कवच था। कंपनियां ये प्रक्रियाएं अक्सर सुरक्षा कारणों से ही बनाती हैं। जब हम शॉर्टकट या कोई और रास्ता खोजते हैं तो हम अनजाने में खुद को उन लोगों के सामने खुला छोड़ देते हैं जो इसी मौके की ताक में बैठे होते हैं। तो मतलब टेक्नोलॉजी या एआई से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके नियमों को समझने और उनका पालन करने की जरूरत है। बिल्कुल। जैसे हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करके सड़क पर सुरक्षित रहते हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया के प्रोटोकॉल का पालन करके हम ऑनलाइन सुरक्षित रह सकते हैं। बहुत अच्छी मिसाल है। टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, ये एक ताकतवर औजार है। अगर आप इसे अनुशासन और नियमों के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है। अगर लापरवाही बरतेंगे तो ये आपको तबाह भी कर सकती है। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत दिखाती है कि कैसे एक बच्चों के कपड़े खरीदने जैसा साधारण काम भी हमें एक बड़े वित्तीय और मानसिक संकट में डाल सकता है अगर हम सावधान ना रहें। जागरूकता और नियमों का पालन, यही दो सबसे बड़े हथियार हैं हमारे पास। बिल्कुल। ये कहानी एक चेतावनी है कि सुविधा अपने साथ हमेशा एक जोखिम लेकर आती है और हमें उस जोखिम के लिए दिमागी तौर पर हमेशा तैयार रहना चाहिए। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। स्रोत का सुझाव है कि स्थापित प्रोटोकॉल का पालन करना ही सुरक्षा की कुंजी है। लेकिन ये एक दिलचस्प दुविधा खड़ी करता है। क्या सुरक्षा के लिए नियमों का इतनी सख्ती से पालन करना कभी-कभी हमारी समस्या समाधान की क्षमता और लचीलेपन को कम नहीं कर देता? आखिरकार इनोवेशन तो अक्सर नियमों को तोड़ने से ही होता है। तो सवाल यह है कि इस डिजिटल दुनिया में हमें सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन कैसे मिलेगा?